हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा जटिल टॉपिक भी है। आप ध्यान से पूरा सेशन देखेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको आज निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या चीज़ है। तो पौधों की जो मोटाई होती है, उस मोटाई में वृद्धि का कारण होता है सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कोई भी पौधा अपने यहाँ बैठाते हैं तो वो बहुत ही पतला होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो पौधा इस तरीके से मोटा होता चला जाता है। तो इस पौधे की मोटाई में जो वृद्धि होती है, इस मोटाई में वृद्धि होने का कारण होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ पौधों में किस तरीके से होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस ऑफ द एक्सिस इज अचीव्ड बाय एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। मीन्स जो उसमें वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है और इसी वजह से पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो जो पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो दो वजह से होता है। एक तो होता है वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से और दूसरा होता है कार्क कैम्बियम की वजह से। तो यहाँ पर जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि है वो दो प्रकार की कैम्बियम की सक्रियता के कारण होता है। एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कार्क कैम्बियम। अभी थोड़ी देर के लिए आप कार्क कैम्बियम को भूल जाइए कि कार्क कैम्बियम क्या होता है। पहले हम लोग यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर लेते हैं। कार्क कैम्बियम हम लोग सबसे अंत में पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैम्बियम होता क्या चीज़ है। द कैम्बियम इज ए लैटरल मेरिस्टेम, ये एक पार्श्व विभज्योतक है। द कैम्बियम प्रेजेंट इनसाइड ए वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और फैसिकुलर कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पर देखिए, हम एक फिगर यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। वैसे फिगर पहले से लगा भी हुआ है। तो ये तो हो गई हमारी इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस क्या, पेरीसाइकिल मान लेते हैं, पेरीसाइकिल से। और थोड़ा सा अगर बड़ा बनाना चाहेंगे तो इस फिगर को इतना बड़ा ये हो जाएगा फिर यहाँ पर। तो ये हो गया एपिडर्मिस और ये हो गया हमारा कार्टेक्स वाला पोर्शन। थोड़ा सा बन नहीं रहा फिगर, ये कार्टेक्स हो गया और ये हो गया हमारा पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल के बाद का जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है स्टील। आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि पेरीसाइकिल, इसके बाद जाइलम, फ्लोएम और पिथ, ये चारों मिला करके बनाते हैं पौधे का कोर पार्ट और जिसे हम स्टील के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्टील में इंडोडर्मिस शामिल नहीं होती है। पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में कौन कौन होगा, जाइलम और फ्लोएम और पिथ होता है बीच में। तो ये चारों ही मिलकर के बनाते हैं स्टील। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पेरीसाइकिल होती है, ये पेरीसाइकिल स्टेम में स्क्लेरन काइमेटस होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, दृढ़ोतक की बनी होती है। और यही पेरीसाइकिल रूट के केस में पैरन काइमा की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूट की जो पेरीसाइकिल है वो किसकी बनी होती है। तो वो बनी होती है पैरन काइमा की। और जो स्टेम होता है उसकी पेरीसाइकिल किसकी बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, दृढ़ोतक की बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, स्टेम में क्या है, आपने पढ़ा है कि स्टेम में कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होने का मतलब है कि यहाँ पर इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। इधर का पार्ट, बाहर का ये वाला पोर्शन हो गया फ्लोएम और ये वाला पार्ट हो गया जाइलम। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप याद करिए। तो ये चीज़ जो देख रहे हैं ये है जाइलम आपके। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं मिनट समझाने के लिए। हाँ देखिए, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं
ये है जाइलम आपका, और ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये आपका फ्लोएम है, ये पोर्शन आपका फ्लोएम है। तो यहाँ पर देखिए जो कैम्बियम पहले से मौजूद है, इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ये कैम्बियम होता है। ये कैम्बियम चूँकि पहले से मौजूद है और वैस्कुलर बंडल के अंदर है, तो इसे हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, जो यहाँ पे लिखा है, या इसी को कहते हैं फैसिकुलर कैम्बियम, या इसी को हम कहते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा का मतलब होता है अपने अंदर का मामला है, कि एक ही वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। तो इस कैम्बियम के 3 नाम हैं। एक तो हो गया आपका इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, या इसी को हम बोल लेते हैं फैसिकुलर कैम्बियम, या इसी को हम बोल लेते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। और यहाँ पर बीच में हो जाता है पिथ वाला पोर्शन, और जो ये पिथ यहाँ पर अंदर ये निकला रहता है, इस तरीके से घुसा रहता है, इसको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। और ये मेडुलरी रेज पैरेन्काइमा की बनी होती है। तो यहाँ पर ये जो मेडुलरी रेज की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं भी बाद में मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, विभज्योतक हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक कैम्बियम बाद में बन जाता है। इसको हम थोड़ा सा अलग कलर चूज करते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं ये बाद में ऐसे मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं इस प्रकार से। तो बाद में जब ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं तो यहाँ पर एक नया कैम्बियम बन जाता है, और इस प्रकार के कैम्बियम को हम कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप का कैम्बियम बना, जो पहले से अंदर में बना है उसे इंट्रा कहेंगे, और जो 2 यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के बीच में बनेगा उसे हम कहेंगे इंटरफैसिकुलर। तो यहाँ पर देखिए एक इंट्रा, फिर एक इंटर, फिर एक इंट्रा, फिर एक इंटर, फिर एक इंट्रा, फिर एक इंटर। इस प्रकार से यहाँ पर ये कैम्बियम मिल करके पूरा एक कैम्बियम की रिंग बना लेते हैं। अब आप भूल जाइए कि इंट्रा कैम्बियम क्या होता है या इंटरफैसिकुलर कैम्बियम क्या होता है। कुल मिला जुला करके अब ये पूरा एक कैम्बियम की यहाँ पर रिंग बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कैम्बियम की ये जो रिंग बनाएंगे, इस कैम्बियम की रिंग में 2 प्रकार की सेल होती हैं। एक होती है फ्यूजी फार्म इनिशियल और दूसरी होती है रे इनिशियल। जो फ्यूजी फार्म इनिशियल्स होती हैं ये तर्क रूपी होती हैं, ये लंबी कोशिकाएं होती हैं, और जो रे इनिशियल्स होती हैं ये गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये फ्यूजी फार्म इनिशियल सेल ही बाद में डिवाइड कर करके नए जाइलम और नए फ्लोएम का निर्माण करते हैं। तो वो तो पोर्शन अभी हम आपको बाद में पढ़ाते हैं। पहले यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो कैम्बियम रिंग आप देख रहे हैं इसमें 2 टाइप का कैम्बियम है। जो कैम्बियम यहाँ पर पहले से मौजूद था, मीन्स यहाँ पर जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम था, ये प्राइमरी कैम्बियम होता है। और जो बाद में कैम्बियम बना है, क्योंकि ये बाद में बना है, पहले से ये कैम्बियम था नहीं इंटरफैसिकुलर वाला, तो ये आपका सेकेंडरी कैम्बियम होता है। मीन्स यहाँ पर स्टेम में प्राइमरी कैम्बियम और सेकेंडरी कैम्बियम 2 टाइप के कैम्बियम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होता है क्या उसे सेकेंडरी कैम्बियम कहते हैं, तो इसका जवाब होगा जी बिल्कुल। जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी कैम्बियम होता है, क्योंकि बाद में उसकी उत्पत्ति होती है। और जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम होता है वो पहले से बना है, तो उसे हम प्राइमरी कैम्बियम कहते हैं। तो 2 टाइप के कैम्बियम यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी आपको देखने को मिलते हैं स्टेम में। जबकि रूट में क्या है कि रूट में सारे के सारे कैम्बियम बाद में ही बनते हैं, पहले से कोई कैम्बियम नहीं होता है। तो इस प्रकार के कैम्बियम को हम कहते हैं सेकेंडरी कैम्बियम। मीन्स रूट में केवल और केवल सेकेंडरी कैम्बियम पाया जाता है, जबकि स्टेम में प्राइमरी कैम्बियम और सेकेंडरी कैम्बियम दोनों मौजूद होता है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि ऐसा वैस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद होता है उसे ओपन टाइप कहते हैं। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि जो डाइकाट प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मौजूद होता है, तो उसे ओपन टाइप कहते हैं। जबकि मोनोकाट में क्या है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, तो उस टाइप के वैस्कुलर बंडल को क्लोज टाइप कहते हैं। तो वैस्कुलर बंडल का टाइप का हमारा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, अगर ये चीज़ें आपको ना समझ में आती हो तो वहाँ से पहले आप जा कर के उसको पढ़ सकते हैं।
तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए यहाँ पर पहले से बना बनाया एक फिगर है, उस फिगर पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल्स है, ये प्रोवैस्कुलर टिश्यूज हैं, बाद में इन्हीं से वैस्कुलर बंडल्स बनता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका जाइलम हो गया, बाहर का पोर्शन फ्लोएम हो गया, और ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये वाली पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये पट्टी क्या है? यही आपका है इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, या इसी को हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। और जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं बीच बीच में, ये चीज़ें, ये है मेडुलरी रेज। यहाँ पर ये मेडुलरी रेज है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये मेडुलरी रेज है। यहाँ की कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस हैं। तो बाद में ये भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, ये भी विभज्योतक हो जाती हैं, और मेरिस्टेमेटिक हो करके ये भी क्या करती हैं, यहाँ पर ऐसे ये भी कैम्बियम बना लेती हैं, ऐसे ये भी कैम्बियम बना लेती हैं। तो जो कैम्बियम की रिंग हमारी अधूरी थी, अब ये पूरी हो जाती है। यहाँ पर देखिए, इस वाले में पूरा का पूरा हमारा ये कैम्बियम रिंग बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा कैम्बियम रिंग बन के तैयार हो जाता है। इसमें से जो कैम्बियम आप पिंक कलर वाला देख रहे हैं वैस्कुलर बंडल के अंदर जो बना है, ये प्राइमरी कैम्बियम होता है, और जो कैम्बियम बाद में यहाँ पर रेड वाला आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी कैम्बियम है, क्योंकि ये बाद में बनता है, पहले से मौजूद नहीं होता। और बीच में क्या होता है, पिथ होता है यहाँ पर, और यही पिथ जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में निकला हुआ होता है, घुसा हुआ होता है, इसी को हम कहते हैं मेडुलरी रेज। तो उम्मीद है यहाँ तक का मामला आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब क्या होता है, चलिए इसके बाद देखिए क्या होता है। ये जो कैम्बियम की रिंग अब बन गई है, ये एक कंटिन्यूअस कैम्बियम की रिंग बन गई है। यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम या फिर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम दोनों ही मिलकर के पूरा एक कैम्बियम की रिंग बना लिए हैं। अब यह कैम्बियम रिंग पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है। अब यहाँ पर देखिए, दो टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो चलिए ये टर्म भी यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं, दोनों का डिवीजन का मतलब क्या होता है। जैसे ये दो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। अगर इस कोशिका में विभाजन इस तरीके से पैरेलल होता है, समांतर, एक कोशिका ऊपर बनती है, एक कोशिका नीचे बनती है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं पेरिक्लाइनल विभाजन। और अगर यही कोशिका इस प्रकार से विभाजित करे कि एक कोशिका दाहिने तरफ बन जाए और दूसरी कोशिका बाएं तरफ बन जाए, तो इस प्रकार के विभाजन को हम कहते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है, कैम्बियम में जो डिवीजन होता है, वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने का मतलब है कि एक सेल यहाँ पे बन जाएगी और एक सेल यहाँ पर बन जाएगी, इस तरीके से ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कैम्बियम में डिवीजन होता है वो कैसा डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन नहीं होता है यहाँ पर। इसके बाद क्या है कि यह कैम्बियम अगर अंदर की तरफ विभाजन करेगा इस तरीके से, थोड़ा सा, हाँ, अंदर की तरफ अगर ये कैम्बियम विभाजन करेगा तो ये बनाता है नया जाइलम। तो जो नया जाइलम बनाएगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। तो जो प्राइमरी जाइलम था वो खिसक जाएगा इधर पिथ की तरफ, ये वाला जो देख रहे हैं ये है प्राइमरी जाइलम, ठीक है ना, ये है प्राइमरी जाइलम। और जो ये नया जाइलम बीच में ये बना हुआ आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है सेकेंडरी जाइलम। तो जैसे ही यहाँ, और ये जो मोटी वाली रिंग आप देख रहे हैं यही है कैम्बियम आपका। तो जब कैम्बियम ने बीच में सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर बना दिया तो प्राइमरी जाइलम कहाँ खिसक गया, पिथ की तरफ। इसके बाद क्या होगा, चलिए नेक्स्ट फिगर में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका कैम्बियम, ठीक। ये कैम्बियम पहली बार यहाँ पर देखिए जाइलम बनाया, नया जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी जाइलम था यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ पर नया, यहाँ पर जाइलम और बना दिया सेकेंडरी जाइलम, तो ये प्राइमरी जाइलम यहाँ रहा होगा।
फिर यहाँ पर और ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बना दिया तो प्राइमरी जाइलम और खिसक सकता। मतलब कि जैसे जैसे ये कैम्बियम यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बनाता जाएगा, ये प्राइमरी जाइलम खिसक खिसक के पिथ में समाता हुआ चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि यह सेकेंडरी जाइलम दबा दबा के इस प्राइमरी जाइलम को ख़त्म कर देगा। मतलब पूरा का पूरा प्राइमरी जाइलम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए, ये कैम्बियम क्या करता है कि अंदर जब नया सेल बनाता है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, और ये सेकेंडरी जाइलम जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है तो ये प्राइमरी जाइलम को दबा दबा के पीठ की तरफ, और अंत में इसी को यहाँ पर क्रश करके ख़त्म कर देगा। प्राइमरी जाइलम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा या बहुत थोड़ा सा बचेगा। ठीक है, सेम यही काम यहाँ पर होता है कैम्बियम। अगर ये कैम्बियम बाहर की तरफ डिवाइड करता है तो ये नया फ्लोएम बनाएगा और उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अगर ये बाहर की तरफ विभाजन करेगा कैम्बियम तो नया फ्लोएम बना देगा, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। और यह सेकेंडरी फ्लोएम जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे जो प्राइमरी फ्लोएम है ये बाहर की तरफ मीन्स जो आपका कार्टेक्स वाला पोर्शन है कार्टेक्स की तरफ खिसकता हुआ चला जाएगा। इसकी वजह से पौधे की मोटाई लगातार बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो बहुत ज़्यादा बनता है और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो बहुत कम बनता है। मीन्स फ्लोएम की तुलना में जो सेकेंडरी जाइलम है लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा बनता है। और ये ज़्यादा बनने का कारण होता है हार्मोन्स की वजह से। मीन्स जो जाइलम बनाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए जाइलम की मात्रा ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम बना है, इसी सेकेंडरी जाइलम को ही हम कहते हैं वुड या लकड़ी। जो आप काष्ठ कहते हैं, लकड़ी जिसे कहते हैं, वो लकड़ी कुछ नहीं होती है बल्कि लकड़ी क्या होती है, केवल और केवल सेकेंडरी जाइलम होती है। बाकी का जितना भी पोर्शन है सेकेंडरी जाइलम, इसके बाद कैम्बियम को छोड़कर कौन कौन, चाहे वो सेकेंडरी फ्लोएम हो, चाहे वो प्राइमरी फ्लोएम हो, इंडोडर्मिस हो, पेरीसाइकिल हो, कार्टेक्स हो, एपिडर्मिस हो, ये सब क्रश हो के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स क्रश हो के बिल्कुल एकदम ये ख़त्म होते चले जाते हैं और लास्ट में केवल एक इनका पतला सा पार्ट बचता है जिसे हम कहते हैं बार्क या पौधे की छाल। ठीक है, तो पौधे की छाल क्या होती है, तो पौधे की छाल में कौन कौन शामिल होगा। देखिए, एक तो हो जाएगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम, दोनों टाइप के फ्लोएम हो गए, कार्टेक्स हो गया, इंडोडर्मिस हो गया, पेरीसाइकिल हो गया, एपिडर्मिस हो गया। ये सब जो चारों पांचों संरचनाएं हैं ये सब क्रश हो जाएंगे। क्यों क्रश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम बना है ये बिल्कुल अत्याचारी नेचर का है। ये सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम को तो अंदर की तरफ दबा के ख़त्म कर देगा और बाकी जो चीज़ें इन्हें बाहर की तरफ दबा के ख़त्म कर देगा। तो ये अंत में केवल एक पतले छिलके के रूप में बचते हैं जिसे हम बार्क या छाल कहते हैं। तो छाल में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है। दोनों टाइप के फ्लोएम होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। इसके बाद इंडोडर्मिस होती है, पेरीसाइकिल होती है, फिर कार्टेक्स होता है, एपिडर्मिस होता है। तो ये सब मिल करके आपका बना लेते हैं बार्क। और बाकी जो पोर्शन आपका सेकेंडरी जाइलम बचा हुआ है, इस सेकेंडरी जाइलम को हम बोलते हैं वुड या लकड़ी के नाम से। तो किसी भी पौधे में दो संरचनाएं ही आपको दिखती हैं, या तो छाल दिखता है या तो लकड़ी दिखती है। तो वुड क्या है, तो वुड इज द सेकेंडरी जाइलम। बार्क क्या है, तो बार्क में कई चीज़ें शामिल होती हैं जो चीज़ें अभी आपको हमने बताया है। तो उम्मीद है यहाँ तक का टर्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए डिवीजन आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से डिवीजन होता है और यहाँ पर नई सेल्स बनती हुई चली जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बात जो आती है, ये तो हो गया कि वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता के कारण। दूसरा होता है यहाँ पर कार्क कैम्बियम। अब कार्क कैम्बियम क्या है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पेन नीचे गिर गई, तो चलिए देखिए कार्क कैम्बियम भी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर कार्क कैम्बियम का पोर्शन, थोड़ा सा जगह मिले फिगर बनाने के लिए।
चलिए यहाँ पर देखिए कार्क कैम्बियम क्या होता है। ये तो हमारा, एक मिनट, चलिए ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। ये मान लेते हैं हम, हमारा क्या है, पेरीसाइकिल है। चलो ये पेरीसाइकिल है, तो पेरीसाइकिल के अंदर यहाँ पर फिर जाइलम फ्लोएम ये सब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था। ठीक, यहाँ पर नया जाइलम इस प्रकार से, चलो ये सब सेकेंडरी जाइलम बन रहा था। और ये बाहर हमारा क्या है, ये हमारा हो गया एपिडर्मिस, ये हमारा हो गया बाहर एपिडर्मिस। और इनमें जो ये सेल्स हैं सभी, ये सेल्स होती हैं कार्टेक्स की सेल। ठीक, चलिए ये तो हमारा स्टील रीजन हो गया। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, ये तो हमारा हो गया स्टील रीजन। इस स्टील रीजन में हमारा सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था, जिसकी वजह से बाहर की ये सब क्रश होते जा रहे थे। हमारा इंडोडर्मिस ख़त्म हो रहा था, कार्टेक्स ख़त्म हो रहा था, प्राइमरी फ्लोएम ख़त्म हो रहा था, सेकेंडरी फ्लोएम ख़त्म हो रहा था। मीन्स जो सेकेंडरी जाइलम नया बन रहा था ये सबको खा जाता है, बिल्कुल दैत्य की तरह। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर कार्टेक्स की कुछ कोशिकाएं विभज्योतक की तरह कार्य करती हैं। मीन्स एक नया कैम्बियम बनाने लगती हैं कि चलिए भैया अपनी रक्षा अब खुद ही करना होगा, नहीं तो ये जाइलम रूपी जो दैत्य है ये सबको दबा दबा के समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर पहले से कोई कैम्बियम का प्लान ही नहीं था, कोई कैम्बियम पहले से होता ही नहीं है। लेकिन इस नए बने हुए जाइलम के अत्याचार से बचने के लिए यहाँ पर नए कैम्बियम उत्पन्न हो जाते हैं। मीन्स कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब यहाँ पर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर कार्क की कोशिकाएं भी यहाँ पर कैम्बियम की तरह बिहेव करने लगती हैं। यहाँ पर कुछ रेक्टेंगुलर या आयताकार कोशिकाएं इस तरीके से बन जाती हैं, इस प्रकार से, और ये यहाँ पर एक कैम्बियम की तरह कार्य करने लगती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैम्बियम होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है, 2 से 3 लेयर का होता है। जबकि जो आपने अभी पहले वाला कैम्बियम पढ़ा था जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी, वैस्कुलर कैम्बियम, वो केवल एक सेल की लेयर का होता है। लेकिन जो कार्टेक्स में यहाँ पर कैम्बियम बन रहा है, तो चूँकि ये कार्टेक्स में बन रहा है तो इसीलिए इसको कार्क नाम दिया गया, कार्क कैम्बियम। तो कार्टेक्स में बनने वाले कैम्बियम को हम कार्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर हमने अभी आपको समझाया कि इस जाइलम के अत्याचार से बचने के लिए, नहीं तो ये सबको दबा दबा के ख़त्म कर देगा, यहाँ पर एक नया कैम्बियम उत्पन्न हो गया और इस नए कैम्बियम को हम कहते हैं कार्क कैम्बियम। तो आपने रामायण में भी पढ़ा होगा कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। मीन्स जैसे जैसे यहाँ पर इनका अत्याचार बढ़ता गया तो यहाँ पर समझ लीजिए कि एक नए प्रकार की कोशिकाओं ने कैम्बियम के रूप में अवतार ले लिया बाद में। तो जाहिर सी बात है कि ये कैम्बियम बाद में बना है तो ये बाई नेचर कैसा होगा, ये सेकेंडरी कैम्बियम होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्क कैम्बियम कैसा होता है, प्राइमरी कैम्बियम होता है कि सेकेंडरी कैम्बियम होता है कि दोनों होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कार्क कैम्बियम होगा वो सेकेंडरी कैम्बियम होगा, क्योंकि ये बाद में ही बनता है, पहले से ये कैम्बियम नहीं होता है। अब ये कैम्बियम क्या करेगा, अगर अंदर की तरफ यहाँ पर डिवाइड होगा, अंदर की तरफ, तो ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं बनाएगा। मीन्स यहाँ पर जो नया कार्टेक्स बनेगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्टेक्स, और ये सेकेंडरी कार्टेक्स अंदर की तरफ कैसा बनेगा, पैरेन्काइमेटस बनेगा। तो इसे हम कहते हैं फेलोडर्म। जो अंदर की तरफ यहाँ पर बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, फेलोडर्म। जो अंदर की तरफ नया कार्टेक्स बनेगा या सेकेंडरी कार्टेक्स बनेगा उसे हम कहेंगे फेलोडर्म। ठीक, और अगर यही कैम्बियम, कार्क कैम्बियम बाहर की तरफ विभाजित होगा, थोड़ा सा कलर चेंज करें, चलो, बाहर की तरफ ये विभाजित होगा तो बाहर की तरफ ये बनाएगा कार्क। ठीक, ये बाहर की तरफ क्या बनाएगा,
कार्क। ठीक, तो ये बनाएगा बाहर की तरफ कार्क, या इसी को कहते हैं फेलम। तो अंदर की तरफ फेलोडर्म और बाहर की तरफ ये बनाएगा कार्क। और खुद यहाँ पर कार्क कैम्बियम को एक और नाम से जाना जाता, फेलोजन। फेलोजन, जन मीन्स होता जनरेटिव, मीन्स बनाने वाला। तो बनाने वाला कौन है? कैम्बियम ही है, क्योंकि उसी में विभाजन की क्षमता होती है। तो कार्क कैम्बियम को फेलोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो फेलोजन हो गया बीच में, और अगर ये अंदर डिवाइड किया तो बना दिया फेलोडर्म, या सेकेंडरी कार्टेक्स भी इसका दूसरा नाम है। फेलोडर्म को सेकेंडरी कार्टेक्स के नाम से भी जानते हो। वैसे ये चीज़ हम इसके पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, चाहे तो आप वहाँ से जाकर भी इसे देख सकते हैं कि ये जो नया कैम्बियम बनेगा कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं फेलोजन। ये फेलोजन अंदर की तरफ विभाजित करेगा तो नया कार्टेक्स बनाएगा जिसे हम सेकेंडरी कार्टेक्स कहते हैं, या उसी सेकेंडरी कार्टेक्स को एक नया नाम देते हैं फेलोडर्म। और अगर यही कैम्बियम बाहर की तरफ बनाएगा तो ये बाहर की तरफ भैया पैरेन्काइमा नहीं बनाएगा, ये बनाएगा बढ़िया मजबूत वाली सेल स्क्लेरेन्काइमा। और ये स्क्लेरेन्काइमा जो होती है उसे हम कहते हैं कार्क या फेलम। तो बाहर की तरफ कार्क या फेलम बनाता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी कार्टेक्स या फेलोडर्म बनाता है, और जो बीच में होता है जो बनाने वाला है उसे हम कार्क कैम्बियम या फेलोजन के नाम से जानते हैं। और इस तीनों लेयर को कंबाइंडली हम कहते हैं पेरीडर्म। तीनों लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरीडर्म। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको पेरीडर्म समझ में आ गया होगा कि पेरीडर्म क्या होता है। तो पेरीडर्म में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, कार्क कैम्बियम शामिल होता है, अंदर की तरफ फेलोडर्म शामिल होता है, बाहर की तरफ कार्क या फेलम शामिल होता है, और तीनों मिलाकर के बना देती हैं पेरीडर्म। कार्क की एक विशेषता होती है, कार्क में सुबेरिन का जमाव होता है, जिसकी वजह से अंदर ना तो पानी प्रवेश करेगा ना तो हवा प्रवेश करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि बरसात में पेड़ों के ऊपर पानी पड़ता है फिर भी पेड़ फूलते नहीं है। ऐसे लकड़ी आप पानी में डाल देंगे तो फूल जाएगा, लेकिन ऐसे जो पेड़ होते हैं वो बारिश की पानी से फूलते नहीं हैं। इसका कारण है कि बारिश का पानी केवल यहाँ पर एपिडर्मिस की लेयर तक ही सीमित हो जाएगा, अंदर पानी जा ही नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्क महोदय बहुत मजबूती के साथ जमे रहते हैं, अपने साथ सुबेरिन उबेरिन लेके बिल्कुल हवा पानी सब अंदर बंद। अब बताओ भैया, जब अंदर हवा पानी सब बंद हो जाएगा तो ये जो अंदर यहाँ पर जाइलम बना है उस जाइलम को तो हवा पानी के बिना वो बेचारा मर जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये कहाँ गायब हो गया, चलिए फिर से बनाते हैं। तो अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर जो ये जाइलम बना हुआ है, नया जाइलम सेकेंडरी जाइलम वगैरह, ये सबको अगर हवा पानी नहीं मिलेगा, चलो ये कलर चेंज करते हैं तो बताएं। चलिए, ये जो हमारा सेकेंडरी, ये जो हमारा कार्क कैम्बियम बना है तो इसने तो बाहर बना दिया कार्क बढ़िया से मोटा सा, और इस कार्क की वजह से इन सब का हवा पानी बंद हो गया। तो ये कार्क कैम्बियम क्या करेगा बेचारा, ये बाहर जब कार्क बना रहा था तो कहीं कहीं पर ये कार्क स्क्लेरेन्काइमा का ना बना करके क्या कहता है, पैरेन्काइमा का ही बना देता है। चलो भैया बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैरेन्काइमा दे देते हैं। तो ये स्क्लेरेन्काइमा जब बना रहा था तो बीच बीच में थोड़ा सा पैरेन्काइमा दे दिया। अब जब पैरेन्काइमा दे दिया तो जब जाइलम ने अंदर से झटका मारा तो ये पैरेन्काइमा वाला पोर्शन टूट गया और यहाँ से बन जाता है एक छिद्र पौधों में, और इसी छिद्र को हम कहते हैं लेंटिसेल, या हिंदी में कहते हैं वातरंध्र। इन्हीं वातरंध्रों के माध्यम से इनको अब हवा पानी नसीब हो पाएगा, जो अंदर दैत्य महाराज बैठे थे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। तो इनको लेंटिसेल का काम क्या होता है कि लेंटिसेल बनते कैसे हैं कि जो हमारा कार्क कैम्बियम है
वो बाहर की तरफ तो कार्क बनाता है स्क्लेरेंकाइमा, लेकिन कहीं कहीं पर वो स्क्लेरेंकाइमा ना बना के पैरेन्काइमा थोड़ा थोड़ा बना देगा कि भैया ताकि इनको हवा पानी मिलता रहे। तो वो पैरेन्काइमा इस जाइलम के दबाव की वजह से टूट जाती है और एक छिद्र के रूप में डेवलप हो जाती है। इसी को हम कहते हैं लेंटिसेल या वातरंध्र। तो उम्मीद है आपको लेंटिसेल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी और भी कई टर्म आपको समझाने हैं। जैसे तो ये तो सेकेंडरी ग्रोथ हो गई कि साल दर साल हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है। अब चलिए हम आपको कुछ टर्म और सिखाएंगे। यहाँ पर कुछ फिगर हमने ले आया था अभी, तो चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं फिर देखते हैं। अभी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो केवल अभी समझाने लगे। चलिए ये देखते हैं जो हमने लिख के लाया था कि दो टाइप का भैया कैम्बियम बनता है। एक बनता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक बनता है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और दोनों मिलकर के कैम्बियम रिंग बना लेंगे। इस कैम्बियम रिंग में दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है फ्यूजीफॉर्म सेल और एक होती है रे इनिशियल। तो खाली ये जो फ्यूजीफॉर्म सेल होती हैं यही जाइलम और फ्लोएम बनाती हैं। फ्यूजीफॉर्म सेल अंदर की तरफ विभाजन की तो सेकेंडरी जाइलम, फ्यूजीफॉर्म सेल बाहर की तरफ विभाजन की तो सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की कई लेयर यहाँ पर बनती हुई चली जाती है। तो हमने बताया था कि फ्लोएम की तुलना में जाइलम काफ़ी ज़्यादा बनता है। जाइलम लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा बनता है फ्लोएम की तुलना में। और जो ये रे इनिशियल्स हैं बाद में ये क्या बनाती हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रे बना लेती हैं। और इसी सेकेंडरी मेडुलरी रे जो होता है ये पैरेन्काइमेटस होता है, जो कि बीच बीच में घुस कर यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम को जल या मिनरल से सब कुछ ये प्रदान करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने बता दिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये सब हो गया। कैम्बियम रिंग बन गई। सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता है और सेकेंडरी फ्लोएम ये बाहर की तरफ बनता है। ये सब हो गया, आपको समझ में आ गया है। अब आगे क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकाट। मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है कुछ पौधों को छोड़कर। जैसे ड्रेसिना है तो ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यक्का है, एगेब है, लेमेंट्रा है, तो इन सब में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। ये पॉइंट यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है इनमें से कि किस मोनोकाट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वहाँ पर ड्रेसिना और यक्का खास करके दिया रहता है। आगे वैसे हम पढ़ाएंगे यहाँ पर एनामलर सेकेंडरी ग्रोथ में। तो ये तो आपने पढ़ लिया सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पर बात आती है एनुअल रिंग की। ये एनुअल रिंग क्या चीज़ होता है, वार्षिक वलय कहते हैं इसे। एनुअल रिंग को हम क्या कहते हैं, वार्षिक वलय। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये पूरे साल चलता रहता है, और पूरे साल मौसम एक जैसा हर जगह तो होता नहीं है। तो जहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन में अंतर होता है वहाँ पर ये जो रिंग बनती है ये दो टाइप की बनती है, ठीक है ना। ये जो रिंग बनती है ये दो टाइप की बनती है। तो जो यहाँ पर टेम्परेट रीजन में देखिए खास करके सेकेंडरी जाइलम ये दो तरीके से बनता है। ईच एनुअल रिंग है टू पार्ट्स। यहाँ पर पहला है स्प्रिंग वुड या इसी को अर्ली वुड कहते हैं। स्प्रिंग वुड क्या होता है कि जब हमारा आता है बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु में क्या है कि पौधे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उस समय जो जाइलम बनते हैं वो लार्ज कैविटी वाले होते हैं, बड़े बड़े जाइलम बनते हैं, और उनकी जो कैविटी होती है वो बहुत चौड़ी होती है। तो स्प्रिंग सीजन में जो जाइलम बनते हैं वो लार्ज कैविटी वाले बनते हैं। और जब ठंडी का मौसम होता है तो हमारा पौधा बेचारा थोड़ा सा कम सक्रिय होता है, और उस समय जो जाइलम बनते हैं वो छोटे छोटे कैविटी वाले बनते हैं। यहाँ पर देखिए सकरी कैविटी वाले बनते हैं, नैरो ल्यूमेन वाले बनते हैं। तो इस प्रकार से साल भर में जो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें दो टाइप के वुड बनते हैं। एक तो बनता हमारा स्प्रिंग वुड जो कि बड़े बड़े जाइलम वाला होता है, और एक बनता है ऑटम वुड या इसी को लेट वुड के नाम से भी जानते हैं। ये कहलाता है हमारा नैरो ल्यूमेन, ठीक है ना, नैरो ल्यूमेन।
तो इस प्रकार से एक आटम वुड और एक स्प्रिंग वुड मिल करके बना लेते हैं एक एनुअल रिंग। एक वार्षिक वलय में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक हमारा आटम वुड होता है और एक हमारा स्प्रिंग वुड होता है। अब इस चीज़ को पहले हम यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से देख ही लेते हैं। नीचे हमने फिगर इसका लगाया हुआ है, चलिए ये देख लीजिए भैया। जब हमारा था बसंत ऋतु, तो ये वाला देखिए, जो येलो कलर वाला ये जाइलम है ये बन गया, ये बसंत ऋतु में बन गया। और जैसे ही आया मामला ठंडी का, तो ये काला वाली पट्टी बन गया। मीन्स यहाँ पर जो जाइलम बना ये सकरी कैविटी वाला, तो एक पीला वाला और एक काला वाला मिला करके इतना हो जाता है एक रिंग। फिर एक पीला वाला एक काला वाला मिला के हो जाता है दूसरा रिंग, ये दूसरे साल बनेगा। फिर एक पीला एक काला वाला मिला के बन जाएगा ये तीसरे साल। तो यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये देखिए, जैसे एक आपको दिख रहा है, तो ये आपका है स्प्रिंग वुड जो कि बसंत ऋतु में बनता है। और जो काली वाली पतली सी लेयर देख रहे हैं, ये है आपका आटम वुड, ये बनता है हमारा ठंडी के मौसम में। इसे शरद काष्ठ कहते हैं और इसे बसंत काष्ठ कहते हैं। ठीक, तो बसंत काष्ठ जो होता है ये कैसा होगा, चौड़ी कैविटी वाला होगा। और जो शरद काष्ठ होगा ये पतली काट वाला, मतलब पतली कैविटी वाला होगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि ये तो एक साल की बात हुई। अगले साल फिर क्या होगा यहाँ पर कि बसंत काष्ठ जो बनेगा वो चौड़ी कैविटी वाला और जो शरद काष्ठ बनेगा वो पतली कैविटी वाला। तो इस तरीके से एक बसंत काष्ठ और एक शरद काष्ठ मिल करके एक वार्षिक वलय बनाते हैं। तो वार्षिक वलय को गिन करके हम बता सकते हैं कि पौधे की एज कितना है। ठीक है ना, ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पर किसकी, आटम वुड और स्प्रिंग वुड की, बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ की। अब एक टर्म और आता है, वो टर्म कहलाता है हमारा हर्ट वुड एंड सैप वुड। क्या कहलाता है, हर्ट वुड एंड सैप वुड। चलिए यहीं पर समझ लेते हैं इसी फिगर में हर्ट वुड क्या है और सैप वुड क्या है। आपने देखा भी होगा कि जब हम लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी हमको कुछ ऐसे दिखती है, उसका जो केंद्रीय पार्ट होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा दिखता है। तो ये जो कुछ भी आप लकड़ी देख रहे हो, वुड लकड़ी है क्या चीज़, हमने अभी बताया आपको कि वुड और कुछ नहीं, सेकेंडरी जाइलम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है, सेकेंडरी जाइलम है। लेकिन ये जो पुराने वाले सेकेंडरी जाइलम है, इस सेकेंडरी जाइलम में कुछ टैनिन का, कुछ गम का, कुछ रेजिन का यहाँ पर जमाव हो जाता है। मीन्स जो सेकेंडरी जाइलम पुराने वाले हैं इनमें टैनिन का, गम का, रेजिन्स का जमाव हो जाता है, जिससे इनकी कैविटी भर जाती है, इनमें जगह नहीं बचता है। जो अंदर पाइप नुमा संरचना होती है जाइलम में, वो पाइप वाइप सब खत्म हो जाते हैं, इनमें गोंद, रेजिन और टैनिन ये सब जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से ये थोड़ा सा कलर में डार्क दिखने लगते हैं और ये मजबूत हो जाते हैं। भाई जब इनमें सब कुछ फिल हो गया, पूरा ये हेल्दी हो गए, तो ये मजबूत हो जाते हैं और डार्क कलर के हो जाते हैं। तो इस वाले कास्ट को हम कहते हैं हर्ट वुड, इसे हम कहते हैं हर्ट वुड। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो कास्ट आप देख रहे हैं ये है हमारा हर्ट वुड। ठीक, बाकी जो है ये भी सेकेंडरी जाइलम ही है, लेकिन इनमें अभी सुबेरिन या टैनिन या गम का जमाव नहीं हुआ है, तो इनका कलर थोड़ा सा हल्का होता है। इसे हम कहते हैं सैप वुड, इसे हम क्या कहते हैं, सैप वुड। तो देखिए दो टाइप की लकड़ी हो गई यहाँ पर, जाइलम मीन्स जो सेकेंडरी जाइलम बने हैं जो मृत हो जाते हैं पूरी तरह से, इनमें सुबेरिन वगैरह का जमाव हो जाता है, अब ये जल के संवहन के लायक नहीं बचते हैं, नो कंडक्शन ऑफ वाटर,
इनका काम केवल होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, इनका वाटर कंडक्शन में कोई भूमिका नहीं होती हार्टवुड की। तो हार्टवुड इज द डेड सेकेंडरी जाइलम व्हिच नॉट पार्टिसिपेट इन कंडक्शन ऑफ वाटर। जबकि जो हमारा सैपवुड होता है इसके जाइलम थोड़ा थोड़ा जिंदा होते हैं और यही यहाँ पर मिनरल्स और वाटर के कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो उम्मीद है आपको हार्टवुड और सैपवुड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक टर्म और बचता है हमारा, वो है पोरस वुड एंड नॉन पोरस वुड। तो चलिए अभी आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पढ़कर पहले सुना देते हैं। यहाँ पर देखिए पोरस वुड एंड नॉन पोरस वुड क्या होता है। ठीक। तो ये तो आपने पढ़ लिया यहाँ पर कि आटम वुड क्या होता है। तो आटम वुड आपका होता है, आटम वुड के पहले आपका स्प्रिंग वुड रहा होगा, ये देखिए। तो स्प्रिंग वुड क्या होता है कि भैया जो लकड़ी जो जाइलम आपका बनता है बसंत ऋतु में चौड़ी कैविटी वाला, उसे हम आटम वुड कहते हैं। और जो ठंडी के मौसम में बनता है सकरी कैविटी वाला, उसे हम आटम वुड कहते हैं। तो स्प्रिंग वुड और आटम वुड मिल करके बना लेते हैं हमारा एक एनुअल रिंग। और एनुअल रिंग को गिन करके हम ये बता सकते हैं कि ये पौधा कितने साल पुराना होगा। ठीक है। तो एनुअल रिंग को गिन करके हम पौधे की एज बता सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्रीज बाय स्टडी ऑफ एनुअल रिंग। एनुअल रिंग को गिन करके हम पौधे की एज बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एनुअल रिंग होते हैं ये केवल ऐसी जगह पर बनते हैं जहाँ पर मौसम में अंतर होता है, गर्मी के समय में गर्मी पड़े, ठंडी के समय में ठंडी पड़े, ऐसी जगह पर ही एनुअल रिंग देखने को मिलते हैं। समुद्र के किनारे हमें एनुअल रिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र के किनारे जैसे मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, यहाँ पूरे वर्ष भर मौसम लगभग समान रहता है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी। तो वहाँ पर हमें वार्षिक वलय देखने को नहीं मिलता है। या फिर जो ट्रॉपिकल रीजन है आपके, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है कि जो विषुवत का प्रदेश है, विषुवत रेखीय प्रदेश है, वहाँ पर हमेशा गर्मी एक ही टाइप की गर्मी ही केवल पड़ती है। तो वहाँ पर भी हमें एनुअल रिंग देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर 3-4 स्थान का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें कहाँ पर वार्षिक वलय देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपके ज्योग्राफिकल नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि आपको ज्योग्राफी का कितना ज्ञान है, वहाँ का मौसम कैसा है, और उस आधार पर आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ये रट्टा मारकर सही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमारा हो जाता है, देखिए सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। हार्डवुड अलग है, हार्डवुड अलग है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड क्या होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म की वुड होती है उसे हम नॉन पोरस वुड कहते हैं, या उसी को सॉफ्ट वुड कहते हैं, बिकॉज वहाँ पर वेसल्स और फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। तो जब वेसल्स और फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं तो उसे हम कहेंगे नॉन पोरस वुड, या उसी को सॉफ्ट वुड कहते हैं। ठीक है। और जो हमारा डाइकाट पौधा होता है, द्विबीजपत्री पौधा होता है, उसको हम कहते हैं पोरस वुड। और इसी पोरस वुड को हार्ड वुड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वेसल्स और फाइबर की मात्रा एबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक। तो यहाँ पर केवल आपको यही इतना ही ध्यान देना है कि जिम्नोस्पर्म का वुड कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है। और नॉन पोरस होता है। डाइकाट का वुड कैसा होता है, पोरस होता है, छिद्र वाला होता है और हार्ड होता है। ठीक। तो आपको उम्मीद है सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ और बचता है। हाँ, जो पोरस वुड होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, मीन्स एक होता है रिंग पोरस और एक होता है डिफ्यूज पोरस। रिंग पोरस में क्या है कि लार्ज साइज के वेसल्स बनते हैं और वो भी रिंग में बनते हैं, एक घेरे में बनते हैं। जैसे आपका दलबर्जिया हो गया, दलबर्जिया सिस्सो जिसे शीशम कहते हैं, क्वेरकस हो गया, क्वेरकस इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेरकस से हमें प्राप्त होता है कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्क। पूछा जाता है कि इसमें से किस पौधे से हमें कॉमर्शियली
कार्क प्राप्त होती है। तो हमें कॉमर्शियल कार्क किससे प्राप्त होती है? क्वेरकस से। इसके कार्क का प्रयोग हम लोग शैंपेन के ढक्कन बनाने में करते हैं। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि कार्क जो होता है ये हमारा वाटर के प्रति रेसिस्टेंट होता है, जल के प्रति प्रतिरोधी होता है। तो ये जल के कारण फूलता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कार्क का प्रयोग शैंपेन के ढक्कन बनाने में करते हैं। तो दलबर्जिया सिसो और क्वेरकस, इनमें हमें रिंग पोरस देखने को मिलती है। और डिफ्यूज पोरस का मतलब है कि जाइलम वेसल्स जो होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब समान रूप से वितरित होती है सेकेंडरी जाइलम में। जैसे आपका साइलिक्स हो गया, जिससे यूकेलिप्टस हो गया, एजा डिरेक्टा हो गया जिसे हम नीम कहते हैं, यूकेलिप्टस आप जानते हैं, साइलिक्स भी उस दिन आपको बताया गया था जिससे आपका क्रिकेट का बल्ला बनता है। ठीक है, साइलिक्स के पौधे से बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि रिंग पोरस किस में पाया जाता है, तो आप शीशम ध्यान दीजिए और क्वेरकस ध्यान दीजिए। डिफ्यूज पोरस में आप नीम, यूकेलिप्टस और साइलिक्स ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि जो रिंग पोरस वुड होती है, ये रिंग पोरस वुड मोर इफिशियंट एंड एडवांस टाइप की होती है रिंग पोरस, जबकि डिफ्यूज पोरस जो होती है थोड़ा सा लो ग्रेड की होती है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि शीशम की लकड़ी जो है काफ़ी महंगी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस और मजबूत टाइप की होती है। सैप वुड एंड हर्टवुड हमने आपको समझा दिया कि हर्टवुड मृत होती है, सैप वुड में जाइलम जो होती है थोड़ा सा काम करती है। यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर देखिए सैप वुड को ही एल्बर्नम के नाम से जाना जाता है। जो सैप वुड आपने पढ़ा बाहर हल्का कलर वाला, उसे एल्बर्नम के नाम से भी जानते हैं, और जो अंदर डार्क कलर वाली होती है जिसे हर्टवुड कहते हैं उसे ड्यूरामेन के नाम से भी। तो इनका दूसरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा, एल्बर्नम और ड्यूरामेन। सैप वुड को एल्बर्नम और हर्टवुड को ड्यूरामेन के नाम से भी जानते हैं। बाकी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर समझा दिया था। अब तो इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से आपने एनुअल रिंग समझ लिया, ये आपका हर्टवुड हो गया, ये आपका सैपवुड हो गया। ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ फिगर हमने ऊपर भी लगाए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ये हर्टवुड और ये सैपवुड आपको देखने को मिल रहा है। ये सब डिफरेंट टाइप के कास्ट हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ लगाया है, ये आपका है पोरस वुड। पोरस वुड में क्या है, एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है। ये सॉफ्ट वुड है या नॉन पोरस है, ये हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पर पोर्स नहीं दिख रहे, यहाँ पर देखिए पोर्स ये सब दिख रहे हैं, छिद्र आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो पोरस वुड हमें किस में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में और डाइकाट में। और नॉन पोरस हमें किस में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा कि वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो जाहिर सी बात है जब वेसल्स एब्सेंट है तो उनमें पोर होगा ही नहीं। वही चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी आपको हाँ, ये देखिए ये आपको रिंग पोरस दिखाया गया है कि यहाँ पर जो पोर्स होते हैं एक रिंग में बने होते हैं। ये आपका डिफ्यूज पोरस है कि यहाँ पर जो पोर्स है ये पूरा अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस। आपको रिंग पोरस अभी हमने बनाया कि दलबर्जिया में देखने को मिलता है, क्वेरकस में, और डिफ्यूज पोरस नीम वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये रिंग पोरस हो गया और ये आपका डिफ्यूज पोरस हो गया। तो ये फिगर भी आपको समझ में आ गया। बाकी ये आप देख ही रहे हैं, ये आपका हर्टवुड है, ये आपका सैपवुड है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आ गया होगा। उससे काफ़ी जो टर्म है, सैपवुड है, हर्टवुड है, इसके बाद ड्यूरामेन है, एल्बर्नम है, इसका जो अल्टरनेट नाम है। इसके बाद जो आपका आटम वुड है और स्प्रिंग वुड है। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन टीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे कि रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे पाई जाती है। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।